हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष पवार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ग्रुप डी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों करते रहना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों आज का क्वेश्चन कहता है कि चार संख्याओं का माध्य 22 है। दोस्तों, आपको माध्य पता है? माध्य क्या होता है? माध्य एक प्रकार का दोस्तों औसत होता है, ठीक है। माध्य एक प्रकार का औसत होता है। इस पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, जो 2 या 3 दिन पहले मैंने अपलोड किया था। चलिए दोस्तों, माध्य एक प्रकार का औसत है। दोस्तों, औसत निकालने के लिए हमें सबसे पहले जितनी संख्या है, चार संख्याओं का औसत। तो पहली संख्या हमने ए, बी और सी और डी। अच्छा, अगर कुछ चार संख्याओं का माध्य अगर 22 है तो चार संख्याओं का योग दोस्तों कितना हो जाएगा? 88। चलिए दोस्तों, ये प्रथम समीकरण आ गई, ठीक है। अब चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो आपको पता है औसत क्या होता है? औसत, औसत में दोस्तों जितनी संख्या है उनका योग रखना होता है। तो चार संख्या थी, चार संख्याओं का योग रखा और जितनी संख्या थी उनसे उसे भाग दे देना है। जबकि हमें इतने का मान दिया था दोस्तों 22, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो यहाँ से ये 22 चौका 88 हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डायरेक्ट करूँगा। अब मैं तो उनमें से सबसे छोटी तीन संख्याओं का माध्य 19 है। सबसे तीन छोटी संख्या दोस्तों ए जमा बी जमा सी मान लेते हैं। तो तो हम यहाँ रख लेते हैं ए जमा बी जमा सी। इसका मान दोस्तों कितना दिया गया है? इसका माध्य 19 है। तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 19 × 57, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यदि आंकड़ों की रेंज 15 है, दोस्तों रेंज जो होती है सबसे बड़े गुणांक में से माइनस का सबसे छोटा गुणांक हमें माइनस कर दें, या सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस कर दें, तो उसे रेंज कहते हैं। तो डी, हमने सबसे बड़ी संख्या हमने डी मान ली और सबसे छोटी संख्या ए मान ली। तो यहाँ से डी माइनस ए का मान दिया गया दोस्तों 15। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं। अब ए जमा बी जमा सी का मान दोस्तों आपको 57 दिया गया है। तो मैं ए जमा बी जमा सी का मान यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो मान आ जाएगा वो डी का मान आ जाएगा। डी का मान दोस्तों आपको कितना पता चल गया? ये आ गया दोस्तों 31, ठीक है। डी का मान दोस्तों आपको कितना आ गया? 31, क्योंकि 88 में तो 57 गए तो 31 बचेंगे। तो अब दोस्तों ए का मान कितना आ जाएगा? 16, क्योंकि यहाँ डी का मान 31 है, इधर जाकर ये घट जाएगा और ए का मान दोस्तों आ जाएगा 16। चलिए दोस्तों, अब डी और ए का मान हमारा निकल गया। अब हम यहाँ चाहते हैं कि बी जमा सी जमा डी का मान हमें पता हो। तो उसको पता करने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे? इस ए का मान यहाँ से घटा दोगे। चलिए दोस्तों, जैसे मैं इस समीकरण को मिटा देता हूँ, आपको डी की ज़रूरत भी नहीं है। तो ए का मान अगर 16 है तो यहाँ इस इधर जाकर घट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों बी जमा सी जमा डी। क्योंकि ए का मान 16 है तो मैं यहाँ 16 रख दूँ, 16, और ये 16 उधर जाके माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ जाएगा दोस्तों 72, ठीक है। 88 में से 16 गए दोस्तों 72। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमें किसी संख्या का औसत निकालना हो तो उसका योग और जितनी संख्या है उससे भाग देना है। तो इनका दोस्तों योग 72 है और कितनी संख्या है? 1 2 3, 3 से भाग, तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों 24। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न का क्वेश्चन ऑप्शन डी है। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन में समझाने में इतना समय लगता है। चलिए दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न मैंने लिख दिया है कि एक लंबकार शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रम से √429 व 25 सेंटीमीटर हो तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों देखना, ये वीडियो आपको के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सीरीज पूरा देखना दोस्तों। फिर बताना दोस्तों कि आप क्या कितना मज़ा आएगा दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों होता क्या है, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों होता है पाई आर एल। दोस्तों मैं पाई ऐसे बनाता हूँ, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। दोस्तों उसमें आर होती है त्रिज्या, एल, एल का मान होता है दोस्तों तिरछी ऊंचाई, एल का मान होता है तिरछी ऊंचाई, ठीक है। हम इसको तिरछी ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। पाई का मान हमें पता है, लेकिन हमें तिरछी ऊंचाई क्रम से इतनी दी गई है और ऊंचाई ये वाली दी गई है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। देखिए हमें ये दी गई है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, और आपको दोस्तों दिया गया है तिरछी ऊंचाई, और ऊंचाई दी गई है दोस्तों, तिरछी ऊंचाई भी दी गई है आपको √429। अब चलिए दोस्तों, अब √429 आपको क्या निकालना है दोस्तों? त्रिज्या। आपको दिखाई दे रहा होगा अंदर दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बनना है, और समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टीज है दोस्तों
कि इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर होता है दोस्तों इसके वर्ग के, ठीक है। यानी कि लंब का वर्ग बटे लंब का वर्ग जमा आधार आधार का वर्ग बराबर होता है दोस्तों कर्ण के वर्ग के। तो इसका वर्ग होगा दोस्तों 625। चलो दोस्तों मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था। इसकी जो ऊंचाई दी गई है दोस्तों, दी गई है √429 और तिरछी ऊंचाई दी गई है दोस्तों 25। तो इसका वर्ग अगर हम जोड़ेंगे तो इस √429 का वर्ग, ठीक है, √429 का वर्ग और जमा के r² दोस्तों। मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो। तो इसका वर्ग होता है तो 25 का वर्ग 625। तो चलिए दोस्तों इसका वर्ग हो जाएगा 429 जमा के r² और 625। दोस्तों इस 625 में से जब इसे माइनस करोगे तो आपका दोस्तों आर का मान कितना आ जाएगा 12। आर का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 12। तो चलिए दोस्तों अगर आपका आर का मान 12 है तो यहाँ मान पुट कर देते हैं। तो पाई का मान दोस्तों होता है 22/7, ठीक है। पाई का मान 22/7। आर का मान दोस्तों आपको 12 पता है और एल का मान दोस्तों कितना पता है, सॉरी दोस्तों थोड़ा गलती हो गया था। इसका मान दोस्तों कितना आएगा 16 आएगा, 14 आएगा 14, क्योंकि √100 इधर से जाके तो यहाँ जाएगा दोस्तों 14, ठीक है। और एल का मान दोस्तों आपको 25 दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर करना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इस तरह का मान बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, BODMAS। दोस्तों अक्सर आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास का नियम, ठीक है। बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट ओपन होगा। दोस्तों इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं है तो दोस्तों ब्रैकेट का तो हमें काम नहीं करना। फिर कहता है दोस्तों का सोल्व होगा, का भी दोस्तों नहीं है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा डिवाइड। तो दोस्तों यहाँ डिवाइड दिया गया है तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। दोस्तों 96 को ऐसे ही रखेंगे भाग, ठीक है। और 2 की क्यूब 8 होता है, जो दोस्तों भाग का चिन्ह होता है। 2 की क्यूब दोस्तों 8 होता है। तो सब फिर गुणा 3 जमा दोस्तों 8। चलिए दोस्तों अब 8 से हम 96 को भाग करेंगे दोस्तों हमारा 12 आ जाएगा। 12 की अब दोस्तों देखिए फिर होगी दोस्तों मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो 12 थी हो जाएगा दोस्तों 36 और फिर दोस्तों 36 जमा 8 हो जाएगा 44। तो चलिए दोस्तों इसने का उत्तर कितना जाएगा 44। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि 84,500 रुपये की एक राशि पर 8% वार्षिक दर पर 1 वर्ष 6 माह का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों एक बार मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। 84,500 रुपये की एक राशि पर 8% वार्षिक दर से। दोस्तों मैंने पहले बताया था जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जा करके देख लेना दोस्तों। मैं ये तो एक टेस्ट सीरीज है जो जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन हल कराने का काम करूँगा। तो दोस्तों देखिए 1 वर्ष 6 माह, तो 1 वर्ष 6 माह को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 वर्ष तो जो का तू और 6 माह को आप भी आप क्या बदल सकते हो वर्षों में। तो यहाँ जाएगा दोस्तों 3/2, ठीक है, 3/2 वर्ष। मैंने आपको बताया था जब ब्याज वार्षिक रूप अर्धवार्षिक तिमाही संयोजित हो, ऐसे संयोजित हो तो टाइम में दोस्तों देखिए आपको दिया गया है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो टाइम में 2 से गुणा और रेट में 2 से भाग, इसे लेकर आपको क्वेश्चन बनाना है। तो रेट आपको दिया गया था दोस्तों 8%। तो रेट में दोस्तों आपको 2 से भाग देने पर आपका जो नया रेट आएगा वो 4% इस, और टाइम आपको 3/2। तो यहाँ जाएगा दोस्तों 2 से 2 भाग, यानी कि 4% से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना पड़ेगा। और वो भी दोस्तों किसका 84,500 रुपये का। चलिए दोस्तों आज मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो आप सेकंडों में से निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों कैसे है देखिए। तो हमारा जो इसका जो प्रतिशत ब्याज आएगा दोस्तों निकल के वो देखिए दोस्तों यह आ जाएगा 64, ठीक है 64। और फिर दोस्तों क्या करना है आपको, फिर आ जाएगा दोस्तों 48 और फिर दोस्तों 4 या 12,
इतना प्रतिशत ब्याज आएगा दोस्तों किसका, इतने का। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे, ये दोस्तों हमारा प्रतिशत, प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 और 4 जीरो ही है दोस्तों, ठीक है। मुझे पता है आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि आपने जाकर के पहला वीडियो नहीं देखा है, जा करके देख लीजिए, वहाँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि 4% से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना क्यों होता है। चलो दोस्तों, अब मैं इसे डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ। चलो दोस्तों, जब मैंने इसे सोल्व किया तो हमारा जो उत्तर आया था वो आया था 10,551 रुपया कुछ पैसे, लेकिन इसको हम अप्रोक्सीमेट रख लेंगे 10,551 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए कि कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है, बी उसे 16 दिन में खत्म कर सकता है, ए जमा बी जमा सी उसे 8 दिन में, सी जमा डी उसे 60 दिन में, और डी उसे दोस्तों कितने दिन में खत्म करेगा, ये आपसे पूछा हुआ है। चलिए दोस्तों, आंसर बताने का प्रयास करिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने क्वेश्चन निकाल लिया होगा, नहीं निकाला तो चलिए दोस्तों देख लीजिए। ए किसी काम को अगर 20 दिन में खत्म कर रहा है, तो मान लीजिए कोई काम है वो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो दोस्तों लेस है आएगा, ठीक है, जो क्या आ जाएगा दोस्तों, लेस है, वो इसका क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। लेस है बराबर क्या होता है दोस्तों, कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य मैंने यहाँ लिख भी दिया है। लेस है बराबर दोस्तों कुल कार्य है, तो दोस्तों इसका पूरे का लेस है कितना आएगा, जरूर बताना। चलिए दोस्तों, इसका जो पूरे का लेस आएगा 240 आएगा। तो चलिए दोस्तों, एक कितने दिन, एक दिन का काम निकल जाएगा दोस्तों, एक दिन का काम बराबर, अच्छा, एक दिन का जो काम होता है ना दोस्तों, एक दिन का काम बराबर इसे बोला जाता है दोस्तों कार्य क्षमता, ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों। एक दिन का काम बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इस पर ये देखना दोस्तों क्वेश्चन में कितने हेल्प करने वाला है आपको। अगर कहीं लिखा आपको दिख जाए कि एक ही कार्य क्षमता 3 है, तो यानी कि वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ए अगर कोई काम 20 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो 240 कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो आप दोस्तों ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं यहाँ की कार्य क्षमता लिख देता हूँ। तो यहाँ जाएगा दोस्तों 12, ठीक है। 16 की अगर हम निकालें दोस्तों, यहाँ जाएगी 15, 8 का जाएगा 30, और सी जमा डी का जाएगा दोस्तों 4। तो चलिए दोस्तों, यहाँ की जो ये है कार्य क्षमता निकल के आ गया। अब दोस्तों कार्य क्षमता में क्या होगा कि ए इतने दिन में ख़त्म कर रहा है, तो हमें जब दोस्तों डी का चाहिए, तो अगर हम ए जमा बी का कार्य क्षमता ए जमा बी जमा सी में से घटा दें, चलिए दोस्तों देखिए, ए जमा बी जमा सी की जो कार्य क्षमता है वो कोई कार्य, सॉरी, उसकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी है दोस्तों, 30 दिन है। उसकी जो कार्य क्षमता है 30 दिन है, यानी कि वो एक दिन में 30 काम करता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से ए जमा बी घटा दें, ए जमा बी का मान दिया गया दोस्तों आपको, ए जमा बी, और 15 और 12 दोस्तों देखना आप 27 आ गया, ठीक है। इनकी कार्य क्षमता आपको दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ आ गया दोस्तों 27। तो सी की जो कार्य क्षमता दोस्तों निकल के आ गई वो 3 आ गई। सी की कार्य क्षमता दोस्तों कितनी निकल के आ गई, 3। तो अगर आपको दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, सी जमा डी की जो कार्य क्षमता आपको दी गई है वो 4 दी गई है, ठीक है, निकल के आई 4। तो सी की अकेले अकेले 3 है, तो यहाँ दोस्तों डी की निकल के आ जाएगी दोस्तों 1, ठीक है। आपको डी की कार्य क्षमता नहीं पूछी है, तो कुल काम में अगर कार्य क्षमता से भाग दे दें, तो दोस्तों उसके पता चल जाएगा कि वो कितने दिन में ख़त्म काम कर लेगा। तो 240 दिन आपके निकल के आ गए। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको एकदम समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो अगला प्रश्न दिया गया है कि एक विद्यालय में लड़की व लड़कों का अनुपात 8:11 है। यदि विद्यालय में छात्रों की संख्या 399 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको दिया गया है लड़की व दोस्तों लड़कों का जो अनुपात दिया गया दोस्तों 8:11। अच्छा, मैं इसमें अगर दोस्तों x लगा दूं, x से गुणा कर दूं, तो दोस्तों ये वास्तविक संख्याओं में बदल जाएंगे। तो दोस्तों देखना 8x और 11x, ठीक है। अब कहता है छात्रों की संख्या 399 हो, तो छात्रों में दोस्तों दोनों आते हैं, लड़की व लड़का, 399। अब हम कहते हैं 8x जमा के 11x बराबर होगा 399 के।
तो यहाँ दोस्तों 19x बराबर होगा दोस्तों किसके, 8 और 11 19x, ठीक है, 399 के। तो दोस्तों अगर हम इससे भाग करें तो x का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 21, ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 21। आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, लड़कों की संख्या ज्ञात करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया था, छात्रों की संख्या इतनी है तो लड़की की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों उसमें लड़की की संख्या पूछा था, तो x का मान दोस्तों अगर 21 है तो यहाँ x का मान लगाएंगे तो 8 गुणे 21, तो लड़की की जो संख्या आ गई दोस्तों 168। तो चलिए दोस्तों बताइए को किस ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो चलिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ नजर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है कि x² माइनस के 4x माइनस के 12 में आपसे पूछा है x का संभावित मान दोस्तों क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके आगे जो भी गुणांक होता है उसकी गुणा दोस्तों इससे करते हैं, ठीक है। तो इसकी गुणा इसके आगे एक है तो यहाँ आएगा दोस्तों 12। तो दोस्तों 12 की ऐसी गुणा करनी है जो गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 4 आ जाए। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। तो ऐसे दोस्तों 12 के ऐसे गुणांक हो जाएंगे 6 दूना 12, लेकिन हमें चाहिए दोस्तों माइनस का 4, तो इसे हम माइनस बनाएंगे। तो यहाँ जाएगा दोस्तों माइनस के 6 में से प्लस का 2 तो माइनस के 4, और ये दोनों को संतुष्ट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ लिख लेते हैं x² माइनस के 6 माइनस के 6x और प्लस के 2x और माइनस के 12 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको दो पेयर में तोड़ लेंगे। अब दो पेयर में तोड़ने का अर्थ ये है दोस्तों कि यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हम x को बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, x माइनस 6। और देखिए दोस्तों यहाँ प्लस है, और अगर हम यहाँ से दोस्तों 2 को बाहर कॉमन लें तो यहाँ से बचता है दोस्तों x माइनस 6 बराबर 0। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर के दो कोष्टक के अंदर की जो दोनों संख्याएं आपस में अगर बराबर हैं तो आपकी जो समीकरण है वो दोस्तों बिल्कुल सही है, अन्यथा फिर जो समीकरण है वो गलत है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे दोस्तों, x जमा 2 बराबर 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 6 बराबर 0। तो दोस्तों आप बता सकते हो कि x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 6, और 6 और दोनों 2 आपको ऑप्शन में दिए हुए थे। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम क्या मारेंगे दोस्तों, ए मारेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों करते रहना है, ठीक है। और कल मैं दूसरा वीडियो प्लेलिस्ट बनाकर डाल दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।